नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। नरेंद्र मोदी के हाथ से भाजपा फिसलती चली जा रही। 2024 के बाद उन्हें लगा कि हम इसे संभाल लेंगे। लगातार पार्टियों में तोड़फोड़ की, संख्या बल बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन वो भी किसी काम नहीं आया। और 2025 की शुरुआत के बाद तो जैसे ये लगा कि ग्रह दशा बिगड़ने शुरू हुए। लेकिन जब 26 की जनवरी आई और होली गई तो ये लगा कि बीजेपी की भी होली जल गई। तब से लगातार सने 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 डाउन जाती चली जा रही। कोई एक रास्ता नहीं दिख रहा है जो हम इसे बचा सकें। लेकिन एक चीज बीजेपी में बहुत अच्छी है, जो अच्छाई होती है वो कही जाती है, उनका मनोबल नहीं गिरता है। न वो अपने समर्थक का मनोबल गिरने देते हैं। यहां अन्य दल फ्लॉप हो जाते हैं, वो लगता है कि इनका समय गया, तो उनके नेता भी वैसी बातें करते हैं। लेकिन ये लोग इतने ढीठ हैं, इतने निकम्मे हैं कि फिर भी अपनी बात जनता तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करते हैं। जैसे कल मध्य प्रदेश के मंत्री कह रहे थे कि चीनी के रेट से क्या मतलब है, वंदे मातरम का हो, विदेश में युद्ध चल रहा है, चीनी पर असर पड़ सकता है। पहली बार हम सुन रहे हैं, भारत खुद इतना बड़ा निर्यातक रहा चीनी का। दूसरी बात यह है कि जब से आंदोलन स्टार्ट हुए तब से सीधी सीधी सनी की ढैया का प्रारंभ हो चुका है। एक दिन भी घट नहीं रही है। कल जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी लोग आ गए, उनमें बड़ी तादाद में घायल हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी हमारे साथ नहीं आएंगे, हमारे साथ बीजेपी भी नहीं आएगी जो हमारी एफआईआर दर्ज हो जाए। हमें तो कहीं प्राइवेट अस्पताल में ही इलाज कराना पड़ेगा। यानी सवर्ण समाज अब समझ रहा है कि बीजेपी में हमारी हैसियत क्या है, और इस हैसियत की अगर उन्होंने मन में ठान ली तो फिर क्या होगा। इस पूरे प्रकरण को हम समझेंगे कि बीजेपी के हाथ से जो मोदी के हाथ से जो बीजेपी फिसलती जा रही है वो कहां रुकेगी और इसे रोकेगा कौन। सर देखिए शिव कुमार जी, नरेंद्र मोदी के ग्रह नक्षत्र अब सचमुच में बिगड़ गए। आपने जो कहा कि वे अपना आत्मविश्वास नहीं खोते हैं, उनके समर्थक आत्मविश्वास, अपना मनोबल बनाए रखते हैं, ये भी अब बीते दिनों की बात हो गई है। अब तो उनका मनोबल बुरी तरह से गिरा हुआ है। समर्थकों की तो पूछिए मत, उनके तो सपने तार तार हो गए। उन्हें तो लगा था नरेंद्र मोदी अब्दुल की चूड़ी टाइट कर देंगे। उन्हें तो लगा था कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों को इस देश से मार भगाएंगे। उन्हें लगा था कि कश्मीर में प्लॉट खरीद लेंगे 370 हटते ही। ऐसे बहुत सारे सपने देखे थे मोदी के समर्थकों ने, बीजेपी के समर्थकों, आरएसएस के समर्थकों ने। इसमें से एक भी सपना उनका पूरा नहीं हुआ। 370 तो हट गई, लेकिन प्लाट खरीदने के लिए पैसा कहाँ है? तो एक भी अंधभक्त तब से अब तक प्लाट खरीदने नहीं गया। वो प्लॉट को प्लाट ही कहते हैं ना, इसलिए। मुझे एक आध रजिस्ट्री दिखा दे कोई आरएसएस बीजेपी का कार्यकर्ता कि उसने वहां श्रीनगर में प्लॉट खरीद लिया, होटल बना रहा है। अब्दुल की भी चूड़ी टाइट नहीं हुई, वो तो सबसे ज्यादा मौज में है। उसने तो अब चिंता ही करना बंद कर दी है। लठ कौन खा रहा है? इस देश का सवर्ण हिंदू समाज। उसमें सवर्ण भी है, दलित भी है, पिछड़े भी हैं, आदिवासी भी हैं। आदिवासी तो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, बाकी सब तो हिंदू मानते हैं। कहर टूट रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार का सारे लोगों पर। दिल्ली का आपने भली बात करी, बहुत अच्छी चला बात कही है। उसमें वो लाठीबाज भी है जो 20 जुलाई को लठ बजा रहा था छात्र छात्राओं पर। कल उसको भी घसीट कर ले गई है। वो नहीं पिटा होगा सर। पिटाया उसको, डंगा डोली करके ले गई है पुलिस। अच्छा जी, जिसका वो आरएसएस का कार्यकर्ता है, बजरंग दल से जुड़ा हुआ है और कहां कहां से जुड़ा हुआ है, उसको भी डंगा डोली करके कल पुलिस ले गई है। तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए निकले थे और हिंदू हृदय सम्राट के नेतृत्व में उन्हीं की पुलिस घसीट घसीट कर ले जा रही, क्योंकि उन्होंने तो सपना देखा था मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे। मोदी जी आरक्षण का आ नहीं बोल सकते,
यूजीसी के नए नियम लागू करके और चूड़ी टाइट कर दी उन्होंने सवर्णों की। इसलिए उनके हाथ से अब सत्ता भी निकल रही है और पार्टी भी निकल रही है। पार्टी के भीतर अलग घमासान है, उस पर हम आएंगे। पहले देखिए सत्ता उनकी कितनी कमजोर हो गई। घड़ी घड़ी विपक्ष के सामने, कभी कॉकरोच जनता पार्टी के सामने, कभी राहुल गांधी के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। जिस मुद्दे पर जो स्टैंड लेते हैं उसके ठीक उलट करना पड़ता है। पूरे संसद के सत्र में बीजेपी के मंत्री, प्रवक्ता, सांसद, राज्यों के मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री एकदम डंका पीटते रहे कि इन युवाओं पर, कॉकरोचों पर हिट चला देना चाहिए, इन पर क्या क्या नहीं हो जाना चाहिए। वो एक बयान आया कि इनको लटका देना चाहिए 3-4 तिलचट्टों को, कॉकरोचों को। और फिर करना क्या पड़ा सरकार को? अपने मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। राहुल गांधी जिस दिन गए धरने पर, उस दिन क्या कह रही थी सरकार पूरी? जेपी नड्डा, रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी टेलीविजन चैनलों पर बैठे हुए दिन भर प्रवक्ता लोग आग उगलते रहे कि राहुल गांधी को तमीज नहीं है, उनको कायदा कानून नहीं मालूम, एफआईआर हो ही नहीं सकती है, सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति है। 6:45 बजे एफआईआर हो गई। तो सत्ता तो इस तरह हाथ से उनके निकल रही है कि हर मुद्दे पर उन्हें सरेंडर करना पड़ रहा है। अब आते हैं पार्टी के स्तर पर। पार्टी पर जो पकड़ थी वो भी कमजोर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना टेसू अड़ा दिया है कि अब बहुत हो गया, मोदी शाह के नाम पर राजनीति अब नहीं चलेगी। संघ को अपने अंदरूनी सर्वे में, अपने जानकारों के जरिए ये मालूम हो चुका है कि अब अगर नरेंद्र मोदी नाम के ब्रांड पर दांव लगाकर रखा तो ये तो डूबेंगे ही सनम, हमको भी ले डूबेंगे। संघ को अपनी दुकान की चिंता है। उसने जो इतनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनवा ली हैं, बड़े बड़े दफ्तर बन गए, इतना फंड मिलने लगा है तमाम कंपनियों से, मंत्रालयों से, वो बंद हो जाएगा अगर प्रियंक खड़गे की चलती रही और मोदी सरकार का पतन हो गया। तो अब संघ ने सोचा है कि पार्टी पर से भी नरेंद्र मोदी की पकड़ को कमजोर किया जाए। इसलिए जो सर्वोच्च इकाई है बीजेपी की, उसमें नरेंद्र मोदी चाहते हैं। संघ किसी और मुद्दे पर अड़ा हुआ है कि भाई अब तुम्हारी मर्जी के हिमंता बिश्व शर्मा और शुभेंदु अधिकारी नहीं आएंगे, अब हम जिनके नाम बताएंगे, संघ दक्ष स्वयंसेवकों के, स्वयंसेवक मुख्यमंत्रियों के, भले पर्ची नरेंद्र मोदी ने लिख कर दी हो मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन अब हम पर्ची भेज रहे हैं, इनके नाम शामिल करो। ये रस्साकसी भी आने वाले दिनों में बहुत तेज होने वाली है। इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि सत्ता के साथ साथ संगठन पर भी नरेंद्र मोदी की पकड़ मुट्ठी की रेत की तरह फिसलती जा रही है। जी तो सर क्या माना जाए राहुल के जलजले के आगे ये जो नरेंद्र मोदी की भाजपा, ये अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा तो थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अन्यत्र कोई पदाधिकारी बीजेपी में सर्वोच्च पदों पर नहीं पहुंचे, उसको तिलांजलि दी। चूंकि नरेंद्र मोदी की तो भाजपा में 150 से ज्यादा सांसद गैर भाजपाई है और कई मुख्यमंत्री गैर भाजपाई है जिनका भाजपा से कोई लेना देना नहीं, आरएसएस के कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी के जलजले के आगे नरेंद्र मोदी की बीजेपी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी? देखिए, नरेंद्र मोदी की बीजेपी तो नरेंद्र मोदी खुद तबाह किए ले रहे। आपने सही याद दिलाया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने मुंबई के अधिवेशन में कहा था कि भाजपा में संघ के स्वयंसेवक के अलावा कोई इस तरह से पदों पर नहीं पहुंच पाएगा। कितने मंत्री गैर भाजपाई हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त गिन लीजिए, हिमंता बिश्व शर्मा, जतिन प्रसाद, पूरा खानदान उसमें रहा है कांग्रेस में, पूरा खानदान हमेशा से, शुभेंदु अधिकारी कांग्रेस, फिर टीएमसी, अब बीजेपी।
मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार में कौन कौन कांग्रेसी मंत्री बने बैठे हैं? सिंधिया खेमे के प्रद्युम्न सिंह तोमर, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, प्रभुराम चौधरी। कहाँ कहाँ आप देखने जाएंगे? कहाँ गई अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा? कहाँ है संघ दक्ष कार्यकर्ता? अभी एक सोशल मीडिया पर ग्वालियर के एक आरएसएस के बीजेपी के नेता ने एक पोस्टर साझा किया है। मैं ढूंढता हूं, अगर मिल गया तो आप हमारे दर्शकों के लिए बहुत काम का है। आज की डिबेट में वो इतनी काम की जानकारी उन्होंने दी है। संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक हैं, निर्वाचित पार्षद रहे हैं ग्वालियर की नगर निगम में। हम आपको अभी दिखाते हैं उसमें जो उन्होंने चीजें लिखी हैं। आप एक भी चीज का खंडन नहीं कर सकते कि इसमें कुछ गलत लिखा है। अगर पार्टी के दबाव में हटाया नहीं होगा उन्होंने पोस्टर, संभवतः हटा दिया। देखिए कितना दबाव आ गया होगा। नहीं है, चलिए इसको हम भेजते भी हैं, हमारे दर्शकों को दिखाइए। और अगली हर डिबेट में ये काम की चीज है, जब भी बीजेपी का जिक्र हो आप दर्शकों को बताइए कि संघ के भीतर और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कितना असंतोष है उनके साथ जो कुछ हो रहा है। देखिए पोस्टर अगर हम स्क्रीन पर दिखा सकें, आपको भेजा है। साइकिल बनी एक तरफ, सपा से भाजपा, भाजपाई बन गए। हाथ में एक कटोरा है, बन के भाजपाई और खाएं मलाई, इसकी बीच की हेडलाइन ये है। अब आप देखिए, साइकिल से सपा से भाजपा, बसपा से भाजपा, कांग्रेस से भाजपा, अन्य से भाजपा। फिर भाजपाई होते ही क्या हुआ? बन के भाजपाई और खाएं मलाई। असली दर्द इस पोस्टर में इसके नीचे है। भाजपा का पुराना कार्यकर्ता है, वो क्या करेगा और क्या कर रहा है? नंबर एक, दरी बिछाई, भीड़ जुटाई, गिड़गिड़ाई, काम न हो पाई, देवतुल्य हो जाई, पुलिस प्रशासन कोई न सुनवाई, मंत्री जी के सामने अंतिम पंक्ति में नजर आई, कार्यकर्ता का सम्मान कब होगा भाजपा सरकार। ये भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का, मैं तो नाम भी कोट कर देता हूं, हमारे मित्र हैं सुभाष बत्रा जी, काफी सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। ये उनकी पोस्ट है फेसबुक पर। पब्लिकली वे लिख रहे हैं कि बीजेपी में गैर भाजपाई किस तरह से मौज कर रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, और भाजपा के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? दरी उठा रहे हैं। एक और इनका पोस्टर है, वो तो खैर दूसरे तरीके का है, पर ये देख लीजिए आप सुभाष बत्रा जी का। ये सिर्फ एक कार्यकर्ता की पीड़ा नहीं है शिव कुमार जी, ये पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता की पीड़ा है कि बीजेपी की सरकार में गैर भाजपाई मलाई खा रहे हैं। उन्हें दिखता है ना ग्वालियर में प्रद्युम्न सिंह तोमर का काफिला जब निकलता है मंत्री के तौर पर, कैसा लगता होगा सुभाष बत्रा जी को? कहाँ है भाजपा के कार्यकर्ताओं की पूछ ग्वालियर में, भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में? बेचारे यही काम कर रहे हैं जो उसमें नीचे लिखे हैं। आप भी एक बार पढ़कर सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। सपा से भाजपा में गए, हो गए भाजपाई, साइकिल पर सवार थे, फिर हाथी पर सवार थे बसपा से भाजपा और भाजपाई, हाथ के पंजे पर सवार थे कांग्रेस से भाजपा भाजपाई, अन्य जो निर्दलीय सिरदलीय थे वो भी आए तो वो भाजपाई, बन के भाजपाई और खाएं मलाई। और भाजपा का पुराना कार्यकर्ता क्या करेगा? दरी बिछाई, भीड़ जुटाई, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाई, कोई काम न हो पाई, देवतुल्य हो जाई, पुलिस प्रशासन कोई न करे सुनवाई, मंत्री जी के सामने अंतिम पंक्ति में नजर आई, कार्यकर्ता का सम्मान कब होगा भाजपा सरकार? बड़ी सवाल कर दिया है। बड़े सवाल है देखिए, और भाजपा कार्यकर्ता कर रहा है। ये हमारी और आपकी बात नहीं है, हम तो कह ही नहीं रहे। असली भाजपा कार्यकर्ता बेचारा दरी उठा रहा है। तो सर एक क्या और उदाहरण, मतलब क्या सर, आग जलते जलते अब जमीन तक पहुंच चुकी है? हम इस चिंगारी की एक और लॉ आपको बता देते हैं। वो वीडियो चूंकि दूसरे चैनलों का है, अभी हमारे पास है नहीं। ग्वालियर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे अनिल मिश्रा जी, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपने सुना होगा, बीच में बहुत चर्चा में थे, अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगने दी उन्होंने हाईकोर्ट में। उनका बयान आया है
कि नरेंद्र मोदी जैसा निकम्मा, नकारा और पता नहीं कौन सा शब्द उन्होंने बोला है, आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। इसके आगे जो कुछ कहा है मैं ढूंढता हूं, अगर हम दर्शकों को सुनवा दें। और पूरी तरह संघ दक्ष हैं ये। अनिल मिश्रा जी संघ के स्वयंसेवक हैं। देव दुर्लभ, जो बीजेपी के कार्यकर्ता ने लिखा है, सुभाष बत्रा जी ने, देव दुर्लभ हो जाई। हाँ, ऐसा नालायक प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा। आवाज सुनवा देते हैं अनिल मिश्रा जी। ऐसा नालायक प्रधानमंत्री भारत की स्वतंत्रता के बाद इतना झूठा, इतना नौटंकीबाज आदमी कभी नहीं। प्रधानमंत्री को आपको लगा जनता में लायक दिख रहा था, तो आपकी बात मोदी सरकार के नारे पे आप भी लगा रहे हैं। गलत हो गया। तो हमने उस समय भी नारे नहीं लगाए। हम औकात जानते थे कि ये आदमी ये करेगा, तब लोग मेरा विरोध करते थे, लेकिन मेरी बात आज सच हो गई। इसी आदमी के कारण आज ये देखना पड़ रहा है। इस आदमी का पतन अवश्यम भावी है, और ये जिस दिन गद्दी से उतरेगा आप देखना, यही जनता जो यहाँ खड़ी है, ये जनता इसको किस तरह से भगाएगी। उसके जैसा नालायक प्रधानमंत्री भारत की स्वतंत्रता के बाद इसके जैसा नालायक प्रधानमंत्री कभी नहीं हुआ। मैं तब भी इसके नारे नहीं लगाता था, मैं इसकी औकात जानता था। ये आज इसकी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। ये आरक्षण विरोधी आंदोलन में खड़े हैं अनिल मिश्रा जी, और जिस दिन ये कुर्सी पर नहीं रहेगा, देखना जनता इसको कैसे भगाएगी। ये बयान किसी कांग्रेसी नेता का नहीं है, ये बयान किसी और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या किसी दूसरी पार्टी के नेता का नहीं है। ये तो संघ दक्ष, संघ के स्वयंसेवक, देव दुर्लभ कार्यकर्ता, मध्य ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मिश्रा जी, बिल्कुल उनका बयान। आप जो कह रहे हैं जमीन तक ये आंच पहुंच चुकी है, ये असंतोष भीतर ही भीतर लावा बन रहा है, और नरेंद्र मोदी को इस बात की जानकारी नहीं हो, ये संभव नहीं है। ये हो सकता है इंटेलिजेंस एजेंसियां उन्हें प्रॉपर रिपोर्ट न दे रही हो, उनके सामने कोई ये रिपोर्ट न रख पा रहा हो कि साहब दिल्ली में सवर्ण आपको गाली दे रहे हैं, बहुत गंदी गंदी अश्लीलतम। जितनी गालियां जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी में दी गई थी, उससे ज्यादा निर्मम और अश्लील गालियां इस आरक्षण विरोधी आंदोलन में कथित सवर्ण लोग दे रहे हैं। जातिगत गालियां दी जा रही नरेंद्र मोदी को। ये सर इसी प्रकरण को लेकर एक इस्तीफा है भारतीय जनता पार्टी का। बताइए। जिला महामंत्री युवा मोर्चा निवर्तमान अभी हटाए गए हैं, और जिला कार्यकारिणी कार्य समिति के सदस्य हैं। वो कह रहे हैं जो सवर्णों के पर आप जो आतताईपन कर रहे हैं दिल्ली में, उसको देखकर मैं जिलाध्यक्ष महोदय तत्काल प्रभाव से आपकी बीजेपी से प्राथमिक सदस्यता और सबसे कहाँ के, कहाँ किस जिले? एटा यूपी से शुरू हुआ सर। यूपी से शुरू हुआ है। अब आएंगे योगी आदित्यनाथ, वे भी तो क्षत्रिय हैं। अजय सिंह बिष्ट, वे क्यों चुप बैठे हैं? जंतर मंतर पर ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ सब लठ खा रहे हैं। यूजीसी के मामले में उन्होंने बड़ा गर्मी दिखवाई थी। एक भी व्यक्ति पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। बाद में जो यूजीसी के विरोध में आए उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। देखिए उस समय भी क्या हो रहा था, वो भी दर्शकों को याद दिलाना बहुत जरूरी है। जब उस समय आंदोलन भड़का था यूजीसी के नियमों के खिलाफ, उसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीरों पर जूते मारे गए थे। अमित शाह के पोस्टर पर जूते चलाए थे वकीलों ने। इसी एटा में नरेंद्र मोदी के पुतले को जलाया गया था। उत्तर प्रदेश के तो जाने कितने शहरों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूरे हिंदी बेल्ट में नरेंद्र मोदी के पुतले जले थे। कैसी कैसी गालियां उन्हें दी गई थी। और आपने ठीक बताया कि योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों पर कोई केस नहीं होने दिया, और जब आरक्षण के समर्थक सड़कों पर उतरे तो न केवल उनकी निर्ममता से पिटाई हुई, पुलिस ने उन्हें मारा पीटा, बल्कि उन पर मुकदमे भी दर्ज हुए। ये भी अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है कि बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई में योगी वर्सेस मोदी शाह क्या गोल खिला रहा है। वो उस समय जो कुछ हुआ था उसमें मोदी शाह की तस्वीरों को जलाना, उन पर जूते मारना, उनकी मुर्दाबाद के नारे, उसमें योगी सरकार का संरक्षण था, साफ दिखाई दे रहा था।
तो क्या योगी आदित्यनाथ खुश हो रहे थे? हमारे प्रधानमंत्री की तस्वीरों पर जूते मारे जा रहे हैं, हमें तो कदापि अच्छा नहीं लगा था। बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी हमारे प्रधानमंत्री को जंतर मंतर पर गालियां दी जा रही हैं, ये अनुचित है। हमने तब भी गालियों का विरोध किया था, अब भी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि मोदी जी आज रात को वीडियो बनाकर, रील बनाकर इस आरक्षण विरोधी आंदोलन के लड़के लड़कियों को माफ करते हैं कि नहीं। आज उन्हें कल्चरल शॉक लगता है कि नहीं, क्योंकि गालियां तो नाम लेकर दी जा रही उन्हें। जी सर उम्मीद की जाए कि वीडियो आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, अब नहीं है उनकी हिम्मत। इसलिए भी नहीं आएगा, देखिए वो जो हम इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट की बात कर रहे थे, उसमें आगे ये बात और जोड़ दी है कि ठीक है, इस तरह का जो शासक होता है, इस तरह के जो सत्ताधारी होते हैं, उनके सामने कोई सच कहने की हिम्मत नहीं रखता। किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई उन्हें बताए कि सर आपका इतना विरोध है समाज में। राजा नंगा लेकिन है। राजा नंगा ये कहने की सिस्टम में किसी की हिम्मत नहीं। लेकिन ये जो दूसरा सिस्टम बन गया है समानांतर सोशल मीडिया का, इस पर तो वे खुद देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें आईबी की रिपोर्ट की जरूरत थोड़ी है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एक रिपोर्ट बनाकर दे कि सर आपने उस दिन जो रील बनाई थी उस पर 5 लाख कमेंट आए थे, जिसमें से 3,88,000 आपको गालियां देने वाले ही थे, या आपने उस दिन जो कुछ कहा अगली रील में, आपने जिस दिन वो हैंडलूम का प्रचार किया उस दिन लोगों ने आपके कपड़े उतार दिए थे कमेंट करते करते। रिपोर्ट कोई नहीं दे सकता, लेकिन स्वयं श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रोफाइल को चेक तो कर सकते हैं, खुद तो स्क्रॉल करके देख सकते हैं। हम और आप भी फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं, इतनी गालियां खाते हैं, मनुस्मृति पर रोज गाली खा रहे हैं, तो हम देखते हैं ना कितने लोग गाली दे रहे हैं। भाई 1,000 कमेंट हैं, उसमें 27 गालियां हैं, और बाकी अगर 967 73 हाँ, हाँ। मेरा गणित बहुत कमजोर है, फेल हो गया था मैं गणित में। तो अगर 1,000 कमेंट्स में से 27 गालियां हैं और 973 हमारी बात का समर्थन कर रहे हैं कमेंट, तो हम चिंता नहीं करते, हमें लगता है हम ठीक काम कर रहे हैं, ठीक लिख रहे हैं। जिस दिन ये आंकड़ा इसका उल्टा हो जाएगा तो हम भी अपना आत्मावलोकन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे कि हम जो लिख रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, वो शायद गलत है। 1,000 में से 773 लोग अगर हमें गाली देंगे तो हम जरूर विचार करेंगे हम गलत कर रहे हैं। तो मोदी जी भी ये देख रहे होंगे कि उन्हें किस तरह के कमेंट्स मिल रहे हैं, कितनी गालियां मिल रही हैं। इसलिए अब वे कम से कम सवर्णों वाले इस आंदोलन पर रील बनाने नहीं आएंगे, किसी सूरत में रील नहीं बनाकर साझा करेंगे। और वे करके तो देखें, एक बार कहें तो कि मैंने आरक्षण विरोधी आंदोलनकारियों की गाली के लिए उन्हें माफ कर दिया है। फिर देखिए क्या हल करते हैं ये लोग, तो सबका नंबर आएगा। अब इस भस्मासुरी सेना ने मोदी जी के सिर पर हाथ रखने के लिए कदम बढ़ा दिए। बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे इन भस्मासुरों को, और मोदी जी शंकर जी नहीं है कि भस्मासुर के सिर पर उसका हाथ खुद ब खुद रखवा पाए। जी कोई विष्णु भगवान नहीं मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा आज की तारीख में इस देश का विष्णु या भगवान। फिर सर कोई विष्णु भगवान छोड़ा ही नहीं पार्टी में जो विष्णु भगवान की भूमिका इस में देश रहता की जनता है, इस देश की जनता है विष्णु भगवान। और मोदी जी तो खुद को अवतार समझते हैं, इसलिए वे किसी और पर क्यों आश्रित होंगे। कह चुके हैं अपने मुंह से, मैं अजैविक हूं, नॉन बायोलॉजिकल हूं। तो इसलिए अब उन्हें कोई अवतार मिलने वाला नहीं है। तो फिर ये मान लिया अभी जाए उनकी एक तो फिर किताब आई, अभी मैं देख रहा था, सामवेद। मोदी जी के संसद में दिए गए भाषणों को सामवेद कहा गया है। माने अब वेदों से तुलना हो रही मोदी के लिखे की। वाह भाई वाह। तो मोदी का सामवेद है कि सीधा सीधा सामवेद है? उसमें ऊपर कुछ और टाइटल लिखा हुआ है, वो मोदी के भाषणों का है तो उनका ही सामवेद है अब, पर उसमें सामवेद शब्द जुड़ा हुआ है। तो एक प्रधानमंत्री के भाषण अब वेदों के समकक्ष हो गए। अवतार तो बन ही गए, मंदिर उनका बन ही रहा है, मोदी चालीसा हो चुका है दिल्ली में, 112 करोड़ से मंदिर बनने वाला है बिहार में। तो इंतजार कीजिए, अब मोदी जी खुद, या तो मोदी जी को खुद को नरसिंह अवतार में आना पड़ेगा,
और उन्हें कहना पड़ेगा कि अब इस देश की जनता हिरण्यकश्यपु हो गई है, इसलिए मैं इसका संहार करने आ रहा हूं। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो सर क्या इस खबर की अंतिम जो लाइन है वो यही होगी कि मोदी के हाथ से फिसली भाजपा, राहुल के जलजले के सामने रोकेगा कौन? देखिए, राहुल गांधी के बिना तो ये चर्चा अधूरी रहेगी। राहुल गांधी की जगह विपक्ष में कोई और होता और वो जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है वही कर रहा होता, तब भी हम उसकी बात करते। आज सत्ता में राहुल गांधी होते और नरेंद्र मोदी इस तरह युवाओं से संवाद कर रहे होते, छात्राओं से बात कर रहे होते, तो हम कहते कि उनकी पहल ने सत्ता को हिला दिया है। तो राहुल गांधी की सक्रियता, उनके छात्रों की गूंज जैसे कार्यक्रम, दिल्ली में थानों तक उनका पहुंच जाना, धरने का ऐलान, इस सब ने नरेंद्र मोदी की पकड़ को कमजोर कर दिया। और देखिए, ऐसी सत्ताओं के साथ क्या होता है, जब सत्ता कमजोर होती है, जब महानायक कमजोर होता है, तो फिर धीरे धीरे बाकी के सूबेदार भी सिर उठाने लगते हैं, फिर भीतर से असंतोष की आवाजें उठती हैं। अभी तो जनता के बीच से आ रही हैं, अनिल मिश्रा जैसे लोग, सुभाष बत्रा जी जैसे लोग और आरक्षण विरोधी आंदोलन वाले। अभी तो पार्टी के भीतर से आवाज उठेगी, आप देखना। बीजेपी के बड़े बड़े नेता मोदी का साथ छोड़ रहे हैं अंदर ही अंदर। संघ ने तो साथ छोड़ दिया, ये मान लीजिए। अब आप, संघ बस किसी अच्छे मौके की तलाश में है कि कब इनको खो किया जाए। जी शुक्रिया। तो मान लिया जाए मंत्रियों के बाद आरएसएस ने भी अपना साथ, इनका साथ छोड़ा। बिल्कुल, आरएसएस ने भी साथ छोड़ दिया है। बस आरएसएस जिस तरह काम करता है वो प्रकट नहीं होता, सार्वजनिक नहीं होता है। बहुत हम महीन अक्सर, कटाई करते। मैं उसके लिए एक मुहावरे का इस्तेमाल करता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धागे से मक्खन को काटता है, उसमें आवाज नहीं होती। कल्पना करके देखिए, मक्खन का ऐसा पूरा एक डली रखी है और उसको धागे से आप काट रहे हैं, आवाज नहीं होती। संघ इसी तरह काटता है लोगों को, पता भी नहीं चलता कि कब हाशिए पर पहुंच गया आदमी और कब इतिहास के कूड़ेदान में समा गया। ये तो सर हम बलराज, आपकी बात को बहुत अच्छी तरीके से स्वीकार करते हैं। मैं एक आरएसएस के कई बड़े लोगों ने हम और आप जैसे लोगों पर प्रभाव बनाने के लिए कभी कभी चाय पानी पे बुला लेते हैं, क्योंकि मैं चला जाता हूं, क्योंकि अंदर कोई जाके ही बुराई पता नहीं, नहीं नहीं, जाना ही चाहिए। अंदर जाके ही पता लगता है कि क्या हुआ। तो वहां जाके पता लगता है कि वो बड़े आसानी तरीके से आपको प्रभावित करने का प्रभाव करते हैं और आपकी बातों में हमें मिलाते हैं कि आप ठीक कह रहे हो, ताकि एक दिन फिर आप उनकी बात स्वीकार करो। लेकिन ऐसा होता नहीं। तो चलिए सर, फिर इस खबर को यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।